हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक है आज का हमारा राउल्ट का नियम। ठीक है, तो राउल्ट के नियम को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि क्या होता है एक विलयन और क्या होता है एक वाष्प दाब। चलिए शुरू करते हैं राउल्ट का नियम। आइए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमें जानना है वो जानना ये है कि द्रव विलयनों का वाष्प दाब क्या होता है। ठीक है, हमने इसमें एक वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने बताया है कि विलयन क्या होता है और उसमें विलय और विलायक क्या होता है। ठीक है, तो एक विलयन देखिए, आप जब भी आप कोई विलयन बनाते हैं तो उसमें दो घटक होना बिल्कुल तय है। हालांकि दो से अधिक घटक भी हो सकते हैं, इसकी चर्चा हमने पहले ही कर रखा है। इसमें एक घटक आपका होगा विलायक। क्या होगा? विलायक होगा। और एक घटक क्या होगा? एक घटक आपका होगा विलय। अच्छा, एक क्या होगा? विलय। एक क्या होगा? विलायक। हमें यहाँ पे एक टर्म समझना है और वो टर्म क्या है? वाष्प दाब। वाष्प दाब, इसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। ठीक, तो राउल्ट के नियम को समझने के लिए हमें सबसे पहली चीज जो समझना है वो है वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प दाब। तो देखिए वाष्प दाब क्या होता है। अगर हम इस बने हुए विलयन को, ठीक है, इस बने हुए विलयन को, अच्छा ये विलयन ना होकर के अगर सिर्फ विलायक ही हो, मान लीजिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो? विलायक हो। ये देखिए इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें विलायक भरा हुआ है। इसमें क्या है? विलायक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? विलायक है। अच्छा, इसमें सिर्फ और सिर्फ विलायक है, चाहे एक विलयन हो, चाहे एक विलायक हो, चाहे एक विलय हो। अच्छा, जब विलय हो तो हमेशा ये द्रव हो, तभी जो हम कहने वाले हैं वो तभी इस पे लागू होगा जब ये विलय द्रव हो। हालांकि विलायक तो हमेशा द्रव ही होगा इस केस में। जब भी, अच्छा ये जो सतह है ये द्रव की सतह है, द्रव की सतह है। इस सतह से जब वाष्प ऊपर की ओर निकलती है, देखिएगा वाष्प ऊपर की ओर जब ऐसे निकलती है, ऐसे ऊपर की ओर वाष्प निकलने के लिए दो कंडीशन हो सकती हैं। एक आपने पढ़ा होगा जल वाष्प, एक पढ़ा होगा आपने जल वाष्प, एक पढ़ा होगा वाष्प। ठीक है, वेपर प्रेशर। तो जब भी यहाँ से वेपर बाहर निकलती है, जब भी यहाँ से वाष्प बाहर निकलती है, ऊपर की ओर जब भी वाष्प बाहर निकलती है, तो वाष्प और इस द्रव के इस सतह पर इस लेयरिंग पे एक प्रेशर जनरेट करती है। देखिए ये वाष्प नीचे की तरफ लगाती है और ये द्रव ऊपर की ओर, वाष्प नीचे की ओर, द्रव ऊपर की ओर। तो इस एक ये जो लेयर है, इस लेयर पे एक प्रेशर उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं वाष्प दाब। क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर वह दाब है जो किसी द्रव और वाष्प के बीच गतिक अवस्था में उत्पन्न होता है। ठीक है, गतिक अवस्था में, क्योंकि जो वाष्प है वो गति करेगी, बाहर की ओर निकलेगी, तो गति की अवस्था में ही वो वाष्प जो प्रेशर यहाँ पे उत्पन्न होगा उसे बोलेंगे वाष्प दाब। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि द्रव और वाष्प के बीच में जो गतिक अवस्था का जो प्रेशर होगा वही कहलाएगा वाष्प दाब। ये बात समझ में आई? ठीक है, द्रव विलयनों का वाष्प दाब ही है। अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। देखिए वाष्प दाब वह दाब जो किसी द्रव व उसकी सतह से वाष्पित वाष्प के गतिक
अवस्था के बीच उत्पन्न होता है वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। ये मेरी सिंपल सी एक डेफिनेशन है जो वाष्प दाब को बताती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमें ये मालूम चल गया कि वाष्प दाब क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि राउल्ट का जो नियम है ये कैसे वाष्प दाब से जुड़ा हुआ है। ठीक है, राउल्ट का नियम क्या कहता है। अच्छा, वाष्प दाब का जो अध्ययन है वो हम दो तरह के विलयन पे कर सकते हैं। पहला तो देखिएगा वाष्प दाब का अध्ययन, देखिएगा यहाँ देखिए वाष्प दाब। देखिए मैं कम से कम समय में बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, इसीलिए स्पीड थोड़ा सा हाई रखे हुए। ठीक है, देखिए वाष्प दाब का अगर अध्ययन करना है, वाष्प दाब का अध्ययन दो टाइप के विलयन पे करते हैं। दो टाइप के विलयन पे करते हैं। एक आपका जो विलयन है वो है द्रव का द्रव में, एक है द्रव का द्रव में, और दूसरा आपका जो विलयन है वो ठोस का द्रव में है। तो ये दो टाइप के विलयन आपके सामने बनेंगे और दोनों टाइप के विलयन पे राउल्ट का नियम अप्लाई होगा। राउल्ट का नियम अप्लाई होगा। तो यही बस दो टाइप के विलयन पे आप राउल्ट का नियम लगाएंगे और आपके ये। अच्छा, सवाल कैसे आता है? सवाल दो टाइप से आता है। एक आएगा कि द्रव का द्रव में विलयन के लिए राउल्ट का नियम लिखिए, एक ये आता है, और दूसरा आता है कि ठोस का द्रव में विलयन के लिए राउल्ट का नियम लिखिए। तो दो नियम बनते हैं राउल्ट के। ठीक है, जो मोस्टली पूछते हैं वो द्रव का द्रव में पूछते हैं, तो दोनों की चर्चा हम कर लेंगे, बस आप बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। आइए तो द्रव का द्रव में शुरू करते हैं पहले। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखिए द्रव का द्रव में विलयन के लिए राउल्ट का नियम द्रव का द्रव में विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अच्छा, द्रव का द्रव में विलयन कैसे बनेगा, इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये देखिए आपके पास में एक बीकर है, आपने इसमें एक विलायक लिया, इसमें एक विलायक है, इसमें एक क्या है? विलायक है, इसमें एक विलायक है। विलायक आपका द्रव है, विलायक क्या है? द्रव है। हमने इसमें एक विलय को मिला दिया, एक क्या मिलाया? एक विलय मिला दिया, और विलय भी आपका द्रव है। अच्छा, जब विलायक और विलय दोनों द्रव है तो इसे ही कहेंगे द्रव का द्रव में विलयन। बस बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, द्रव का द्रव में विलयन। अच्छा, अब ये आपका जो विलयन होगा ये द्रव का द्रव में विलयन होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है और बहुत ही आसानी से इसको समझाएंगे, बस आप बने रहिए। देखिए द्रव का द्रव में विलयन बन गया। अब इसके लिए हमें राउल्ट का नियम अप्लाई करना है, राउल्ट का नियम इसमें अप्लाई करना है। देखिए कैसे? राउल्ट का नियम ये कहता है कि जब आप द्रव का द्रव में विलयन बनाते हैं, जब आप द्रव का द्रव में विलयन बनाते हैं, ठीक है, तो अच्छा आपका तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा विलयन। क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। एक मिनट के लिए मान लीजिए कि हमने इस विलय को यहाँ रख लिया, इस विलय को हमने यहाँ रख लिया, इस छोटे से बीकर में रख लिया। इसमें क्या है? इसमें विलय है, इसमें क्या है? विलय है। और विलायक को हमने एक अलग एक छोटे से बीकर में रख लिया ऐसे। देखिए ये क्या है? ये आपका विलायक है, ये आपका विलायक है। जब ये दोनों अलग अलग थे, दोनों द्रव हैं, इसलिए दोनों की सतह से वाष्प बाहर निकलेगी और यहाँ पर एक प्रेशर यानी कि वाष्प दाब उत्पन्न होगा। यहाँ से भी आपका वाष्प ऊपर की ओर निकलेगा, क्योंकि दोनों क्या है? यानी विलायक आपका क्या है? द्रव है। तो यहाँ से भी एक वाष्प दाब आपको प्राप्त होगा, वाष्प दाब यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ये विलायक हो गया और ये क्या हो गया? विलय हो गया। लेकिन दोनों मिल करके एक क्या बना रहे हैं? एक विलयन बना रहे हैं। ठीक है,
अब इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा, इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा वही हमें ज्ञात करना है, वही राउल्ट का नियम कहता है। और क्या कहता है उसको देखिए, राउल्ट का नियम द्रव में विलयन के लिए कहता है कि किसी, अच्छा ये जो द्रव है यानी कि विलय और विलायक दोनों वाष्पशील हैं। क्या है? दोनों वाष्पशील हैं, दोनों से वाष्प निकल सकती है। इसीलिए राउल्ट का नियम कहता है कि द्रव में विलयन के लिए किसी वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक घटक का, इसमें दो घटक हैं, ये घटक ए है और ये घटक बी है, तो प्रत्येक घटक का जो वाष्प दाब होगा, ठीक है, या अच्छा ये घटक आपस में मिल करके दो तरह के अलग अलग टाइप के इसमें वाष्प दाब बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये कुछ और द्रव हो, ये कुछ और द्रव हो, ठीक है। तो प्रत्येक घटक का आंशिक दाब लेंगे, क्या लेंगे? आंशिक दाब लेंगे। तो प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होगा। किसके? उसी घटक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होगा। इसको लिख लेते हैं, आइए इसको। किसी वाष्पशील द्रव के लिए उसके विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। अच्छा, मोल प्रभाज क्या होता है इसको समझिए, देख लीजिए। मान लीजिए इस विलयन में दो घटक हैं, घटक ए और घटक बी। तो मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं? किसी भी विलयन का मोल प्रभाज निकालने के लिए यहाँ देखिएगा, समझ लीजिए। मोल प्रभाज अगर हमें निकालना है तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले घटक के मोलों की संख्या, यानी कि विलय हमारा घटक ए है, विलायक घटक बी है, ठीक है। अब देखिए ए के मोल अगर हमें ज्ञात करना है तो ए के मोल ज्ञात करने के लिए ए का भार और ए का अणुभार, और मोल को हम दिखाते हैं एन से, ठीक है। किसे दिखाते हैं? एन से। तो जो प्राप्त होगा यहाँ पे मोल, उसको हम दिखाएंगे एन से। अब अगर आपको घटक ए यानी कि विलय का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, मोल प्रभाज, तो विलय के, अच्छा मोल प्रभाज को लिखते हैं एक्स से। किससे लिखते हैं? एक्स से। पहला घटक है, इसको तो हम x1 भी लिख सकते हैं, अब ये निकालने के लिए विलय के जो मोल होंगे, इसको हम n1 मान सकते हैं, और फिर विलय और प्लस में विलायक, n2 क्या है? विलायक के मोल हो जाएंगे, n1 विलय के। तो ये विलय का मोल प्रभाज आपको मिल जाएगा। ऐसे ही विलायक का निकालना हो, विलायक का मोल प्रभाज अगर आपको ज्ञात करना है, इसको x2 मान कर लगाते हैं, तो ये n2 अपान क्या हो जाएगा? n1 प्लस n2। तो ये x1 और x1 विलय का मोल प्रभाज है, x2 विलायक का मोल प्रभाज है। इस तरह से मोल प्रभाज को ज्ञात कर लेते हैं। तो एक बार पढ़ते हैं, किसी वाष्पशील द्रव के लिए उसके विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए, अच्छा विलयन में घटक दो होते हैं, ठीक है, विलयन में घटक दो होते हैं। तो देखिएगा, अतः अब देखिएगा घटक ए के लिए, घटक ए हमारा क्या है? विलय है। घटक ए हमारा क्या है? विलय है।
आंशिक दाब यहाँ देख लीजिएगा, P1 इज प्रोपोर्शनल टू x1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा। साइन ऑफ ये हटेगा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटेगा, तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 आएगा। क्या आएगा? x1 आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो P1 है ये हमारा क्या है? आंशिक दाब है। क्या है? आंशिक दाब है। और P1 नॉट क्या है? ये विलय का शुद्ध वाष्प दाब है। शुद्ध का मतलब ये हुआ कि जब ये विलयन नहीं बना था, जब ये विलयन नहीं बना था, जब अकेले विलय कहीं रखा हुआ था, तब उसका वाष्प दाब जो था वो P1 नॉट था। कितना था? P1 नॉट था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1, इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1। आइए फिर देखिए, इसी तरह से घटक बी के लिए देखते हैं। घटक बी के लिए देखते हैं, तो घटक बी के लिए क्या हो जाएगा? P2 इज प्रोपोर्शनल टू x2, और साइन जब हटेगा तो आपको प्राप्त होगा P2 नॉट x2। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर जो हमारा P2 नॉट है, ये हमारा जो है विलायक का शुद्ध वाष्प दाब है। शुद्ध वाष्प दाब है। ठीक है, शुद्ध वाष्प दाब है। आगे देखिए, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा, ये विलय और विलायक दोनों मिल करके एक विलयन को बना रहे हैं, तो हमें ज्ञात तो करना है किसी विलयन का ना। अच्छा, डाल्टन ने कहा था कि अगर आप किसी विलयन को बनाते हैं और उस विलयन में बहुत सारे घटक हैं, एक से अधिक घटक हैं, तो सभी घटकों का जो हमारा दाब होगा, प्रेशर होगा, उन सभी का जो योग होगा वो कुल योग विलयन के कुल दाब के बराबर होगा। यहाँ पर किसका नियम लगा दें? तो यहाँ पर किसका नियम लगाएं? यहाँ पर लगाएंगे डाल्टन का वाष्प दाब का नियम। आइए देखते हैं। डाल्टन की वाष्प दाब नियमानुसार। ठीक है, यहाँ पे 2 घटक हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? P इक्वल टू, अच्छा P क्या है? ये P टोटल है, ये P टोटल, यानी P टोटल का मतलब क्या हुआ कि P ये विलयन के लिए है, P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। अच्छा, अब देखिएगा, समीकरण नंबर 1 हुआ समीकरण नंबर 2 से। अब देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा? P टोटल बराबर, अब P1 के स्थान पे क्या रखेंगे? P1 नॉट x1, और प्लस में P2 नॉट x2, P2 नॉट x2। ठीक है, यहाँ तक आप समझिए इसको। फिर आगे देखते हैं, ऊपर को मिटाते हैं। देखिए, x1 P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 है। यहाँ पर इसको नोट करते हैं। देखिएगा, P टोटल इक्वल टू P1 नॉट x1 और प्लस में P2 नॉट x2। एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे इसी मूल प्रभाव से जुड़ी हुई बातें हैं। अगर किसी विलयन में 2 घटक हैं और दोनों के मूल प्रभाज x1 और x2 हैं, तो हमारा जो x1 और x2 होगा वो 1 के बराबर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी विलयन में 2 या 2 से अधिक घटक हैं, तो सभी घटकों का मूल प्रभाज जो होगा, उनका जो योग होगा वो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए, अगर हम x1 को यहाँ रोकें तो 1 माइनस x2 कर सकते हैं। कितना कर देंगे? x2। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, यदि x1 प्लस x2 बराबर 1 है, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस x2। इसको इक्वेशन नंबर 3 समझिएगा। तो देखिएगा, समीकरण नंबर 3 से यहाँ देखिए, तो देखिए P टोटल
बराबर P1 नॉट, x1 की जगह पे रखेंगे 1 माइनस x2, 1 माइनस x2 और प्लस में P2 x2, P2 x2, P2 x2। आगे देखिए, इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, P1 नॉट और ये क्या हो जाएगा P1 नॉट x2 और ये क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस का है और प्लस में P2 x2, P2 x2 हो जाएगा। अच्छा, इसको और भी लिख सकते हैं P1 नॉट, इसको इधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा P2 x2, इसको इधर ले जाए तो माइनस का हो जाएगा माइनस P1 नॉट। अच्छा, ये हमारा ये क्या था P1 नॉट था, ये क्या था P1 नॉट था, ठीक है, ये P1 नॉट सॉरी P2 नॉट था ये, तो इसको सही कर लीजिएगा। देखिए तो ये क्या हो जाएगा P1 नॉट और P1 नॉट x2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए P1 नॉट और प्लस यहाँ पे x2 कॉमन है, यहाँ पे आपका बचेगा P2 माइनस P2 नॉट माइनस P1 नॉट और बाहर क्या हो जाएगा x2। देखिएगा तो आपका जो P टोटल आ गया यहाँ से, आपका जो P टोटल निकल करके आया, ये आपका P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट और क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो रही है, नोट में इस चीज़ को लिख लीजिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चीज़ क्या है कि देखिए ये एक विलयन का कुल वास्तव है, ठीक है, और देखिए कि एक ही घटक के मोल प्रभाव से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए यहाँ पे ये हमारा जो है रिजल्टेंट या लास्ट का जो इक्वेशन प्राप्त हो रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है x2 है, x1 यहाँ से चला गया। अच्छा, हम x2 की जगह पे x1 को भी ला सकते थे, अगर x2 यहाँ रोकते और x1 को वहाँ ले जाते तो लास्ट में क्या मिलता, लास्ट में हमें x1 प्राप्त होता। अच्छा, उस नोट पॉइंट को देखिए, किसी विलयन का कुल वाष्प दाब विलयन के किसी एक ही घटक के मोल प्रभाव से संबंधित हो सकता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो विलयन का कुल वास्तव प्राप्त हुआ है, ये किसी एक ही घटक से संबंधित हो सकता है। ये पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट और जे जैसे एग्जाम में ये पूछते हैं, ठीक है, और आपके लेवल से भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है जरा उसको देखते हैं। देखिएगा ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विलयन का कुल वाष्प दाब मोल प्रभाव के साथ रैखिक रूप में बदलता है, ठीक है। ये जो पॉइंट नंबर 2 है ये बहुत पूछता है। इस पॉइंट नंबर 2 को बिल्कुल ग्राफ बनाकर दिखाते हैं। आइए शुरू करते हैं। आइए देखिए आपने लिखा कि विलयन का जो वास्तव होगा, एक बार लिख लेते हैं, विलयन के वाष्प दाब हुआ मोल प्रभाज के बीच ग्राफ। इस ग्राफ को देखिए, कह रहा है विलयन के कुल वाष्प दाब
और उसमें जो घटक होंगे, भाई घटक के ही तो देखेंगे मोल प्रभाज, ठीक है। तो किस प्रकार से ये बदलेगा, मोल प्रभाज के साथ में जो हमारा वाष्प दाब होगा कैसे बदलेगा, रैखिक रूप से बदलेगा। देखते हैं कैसे बदलता है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये देखिए, इस तरफ हमारा वाष्प दाब है, वाष्प दाब है, और ये हमारा मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज है, ठीक है। अच्छा, एक इस विलयन में एक हमारा जो है, एक हमारा विलय है और दूसरा क्या है, विलायक है, और दोनों के जो मोल प्रभाज हैं हमें पता है, विलय का x1 है और विलायक का x2 है। चलिए देखिए, यदि शुरू में हम मानते हैं कि जो विलयन का विलय है x1 बराबर 1 है, कितना है, 1 है, और अंत में जो हमारे विलय का जो मोल प्रभाज है वो x1 बराबर 0 है। अच्छा, इस लाइन पे अगर कोई रेखा है तो वो 0 को इंगित करती है। अच्छा, ये x1 का मान 1 है, इसका मतलब कि ये 0 पर तो होगा नहीं। अगर हम यहाँ से विलय के लिए कोई लाइन ड्रॉ करना चाहें, तो ये लाइन हमें प्राप्त होगी। देखिए, यहाँ पर x1 0 है और ये बिंदु क्या दिखा रहा है, ये बिंदु 0 को दिखा रहा है। यहाँ पर x1 1 है और ये बिंदु क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव में 1 दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ये मान लें कि हमारा यहाँ पे x2 कितना है, 1 है, तो इसका मतलब अब जो x2 है विलायक है वो यहाँ पर तो होगा नहीं, और यहाँ अगर मैं 1 माना है तो अगर मान लीजिए x2 यहाँ पे हमारा 0 है, x2 कितना है, 0 है, तो इसका मतलब ये शुरू होगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, तो x1 1 है और ये तब 1 होगा अपने हाईएस्ट P1 नाट पे। यहाँ पर P1 नाट क्या है, शुद्ध विलय का वाष्प दाब है, शुद्ध विलय का वाष्प दाब है, कितना है, P1 नाट है, और यहाँ पर इसका x1 कितना है, 1 है। यहाँ देखिए, अगर वो P1 नाट है तो क्या होगा, P2 नाट होगा, P2 नाट होगा। ये जो P2 नाट है ये विलायक के लिए है, किसके लिए है, विलायक, या इसे हम घटक B कह सकते हैं। ये हमारा क्या है, घटक B है, और ये क्या है, घटक A है, घटक A है, ये विलय है और ये विलायक है, ठीक है। x2 बराबर 1 पे इसका जो मान है वो P2 नाट है, ठीक है। जब इन दोनों रेखाओं को आपस में मिलाते हैं तो हमें विलयन का कुल वाष्प दाब प्राप्त होता है, P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 प्राप्त होता है। देखिए, विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो P1 प्लस P2 के बराबर होगा, जो कि मोल प्रभाज के साथ में रैखिक रूप से बदल रहा है। देखिए कैसे बदल रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पे यहाँ पे x2 0 है, धीरे धीरे x2 का मान बढ़ रहा है, और कितना हुआ, 1 हुआ, 1 पे P2 नाट हुआ, 1 पे कितना हुआ, 1 पे P2 नाट हुआ। और यहाँ देखिए, x1 पे 0 है, x1 बराबर 0 है, और धीरे धीरे इसका मान जब x1 बराबर 1 हुआ तब ये P1 नाट पर पहुँच गया, ठीक है। तो रैखिक रूप से, अच्छा, इस दोनों को हम एक तरफ कर सकते थे, यानी कि x1 बराबर 0 और x2 बराबर 0 को एक साथ यहाँ पर लिख सकते थे, और x1 बराबर 1 और x2 बराबर 1 को एक साथ अलग लिख सकते थे, तो भी आपका वो मान्य होता। लेकिन जो सही इसका निरूपण है वो इसी तरह से होता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसको समझते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, इधर देखते हैं तो x2 बढ़ रहा है, और ठीक है, इधर देखते हैं तो x2 बढ़ रहा है, और इधर आते हैं तो x1 बढ़ रहा है, x1 इधर बढ़ रहा है और x2 इधर बढ़ रहा है, ठीक है। और वाष्प दाब हमारा P1 प्लस P2 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये रहा द्रव में विलयन का वाष्प दाब, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।